15 फीट की सर कम मतलब ज्यादा बिल्डिंग बड़ी नहीं है तो सर 10-10 फीट और ये वाली बगल वाली बिल्डिंग 4 फ्लोर बनेगी सर 12 फीट सर इस पे 12 फीट पे तुम बोलेगा वो नीचे जो बनवा रहा होगा सब इतनी कॉस्टिंग नहीं है। 60,000 रुपए का एक कॉलम है। 15 फीट पे सर फिर 15 पे कर लेंगे। 14 फीट पे मैक्सिमम 14 फीट 14 फीट होती है। जो लेंटर हैवी है और ज्यादा बीम कॉलम यूज नहीं करना चाहता है तो मैक्सिमम जो हम ले सकते हैं लेने के लिए लोग 18 फीट पे भी लेते हैं। ये बात दिमाग से निकाल देना कि नहीं होता ऐसा, होता है लेकिन वो जो है ना वो खेल होता है, डिजाइन का खेल होगा। वो सारा डिजाइन का खेल होता है कि हम उसको उस लोड को कहीं ना कहीं तो मैनेज करना है। मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ 18 फीट किया है तो वहां पे मैं उसको कैसे मैनेज करूंगा ये भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है ना, तो कुछ चीजों को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो कॉलम मिनिमम स्टार्ट होता है 10 फीट से, मिनिमम 10 फीट से और मैक्सिमम तो कितना भी लेके जा सकते हो, बट अगर तुम लोड मैनेज कर रहे हो तो। दूसरी बात, कहीं भी लेंटर डलता है तो लेंटर डलने का जो मिनिमम जो थिकनेस स्टार्ट होती है वो 6 इंची से स्टार्ट होती है। अगर ये तुम्हारा बहुत ही हैवी है, स्ट्रक्चर बहुत ही हैवी है तो 1-1 फीट तक का भी लेंटर डलता है। जो तुम देखोगे जिसकी 24 मंजिला इमारत है या 30 मंजिला इमारत है तो उसका जो लेंटर होता है कम से कम 1 से लेकर 1.25 फीट का होता है, नीचे वाला जहाँ कार पार्किंग एरिया होता है। कभी नोटिस करना सामने वाला थिकनेस, कभी ध्यान देना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो लेंटर मॉल में पार्किंग में जाके तो इतना देखने को ही मिल जाए, बल्कि वो फॉल सीलिंग से ढकी जाती है ना। वो जो फ्रंट है जहाँ बनते हुए तुम देख पाओगे, लेकिन जब बन जाएगा तब उसके बाद तब पता ना लगाना, क्योंकि फॉल सीलिंग से बहुत सारी डिजाइनिंग से चीजें क्या हो जाती है, ढक जाती है। ढक जाएगा सर। कहीं तो तुम्हें बीम ही नहीं पता चलेगी कि यहाँ बीम लगी हुई है, पता ही नहीं चलेगा, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि यहाँ बीम खड़ी हुई है या कॉलम खड़ा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें होती है। दूसरी बात, प्लिंथ एरिया और नॉर्मल एरिया में क्या डिफरेंस है? प्लिंथ एरिया और नॉर्मल एरिया में अगर मैं बोलूं इस ऑफिस की लंबाई गुना चौड़ाई निकालनी है और अगर प्लिंथ एरिया ना बोल के मैं कारपेट एरिया बोल दूं तो क्या करोगे? कारपेट एरिया सर वॉल की थिकनेस को माइनस करने के बाद निकालेंगे। और फिर प्लिंथ एरिया क्या होता है? प्लिंथ एरिया सर वो कंप्लीट रहेगा सर। जो हमारा सब स्ट्रक्चर रहता है उससे ऊपर और जो सुपर स्ट्रक्चर के बीच में रहता है उसको प्लिंथ बोलते हैं ना, वही पूछ रहे हैं। हाइट में तो कभी प्लिंथ होता ही नहीं है, हाइट में प्लिंथ हमेशा प्लान व्यू यानी टॉप व्यू में प्लिंथ रहता है। प्लिंथ एरिया सर, प्लिंथ एरिया और कारपेट एरिया लगभग सेम ही रहता है। एग्जैक्टली यार, प्लिंथ एरिया और कारपेट एरिया बिल्कुल इक्वल होता है। एक्चुअल में अगर मैं बोल रहा हूँ 40/30 का एरिया, फॉर एग्जांपल 40/30 का एरिया, नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर बट लुक लाइक अ रेक्टेंगल, तो 40/30 के एरिया में मैं 9 इंची की वॉल हटा दूंगा, एक्सटीरियर वॉल सारी हटा दूंगा, और मैं सिर्फ उसने मुझे बोला कारपेट एरिया बताने के लिए। मतलब मेरा छोटा ऑफिस है तो 40/30 में बना हुआ है और इसमें कोई बीम कॉलम बीच में अतर बतर है नहीं, अगर है भी तो छोटे मोटे है, जैसे ये आ गया तो इतने कोई इग्नोरेबल है। मैं 40/30 में 9 इंची की लंबाई चौड़ाई में से हटा दूंगा, यानी 9 इंची उधर खत्म, 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 सामने से भी 9 इंची घटा दूंगा जानबूझ के, ठीक है ना, ताकि प्लिंथ। अच्छा, ऑटोकैड में एरिया कैसे निकालते हैं? उसमें वो है सर एरिया का कमांड दिया हुआ है। चलो निकालते। सिविल वाला और कौन कौन बैठा है यहाँ पे? शान आ जाओ इधर, सुन लो कहानी, सुनने को मिल रही है। हमाद आ जाओ, सिविल से हो ना तुम? सिविल से? हाँ तो फिर तो रहना, फिर एंजॉय करो। देखो लाइन, मान लो सपोज कर लो, कई बार आता है सीधा स्ट्रेट का एरिया निकालना सबके लिए आसान है, ऐसे टाइप का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालोगे? सर इसको तो ऐसे डिवाइड करके निकालना पड़ेगा, ऐसे करोगे ना डिवाइड, यही एक ऑप्शन बच जाता है। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑटोकैड ने बहुत अच्छा ऑप्शन दे रखा है। मेजर में जाओगे, एरिया में जाओगे, ठीक है ना, आ गया एरिया और पैरामीटर दोनों आ गए। देखो ये ठीक है सर, जब आपने वो मतलब
पूरा हो गया तो क्या करना था? राइट क्लिक करके एंटर। राइट क्लिक करके। और अगर हाइट में निकालना हो क्यूबिक मीटर में, तो इसका भी एक और तरीका, बढ़िया तरीका है। उसमें जब मैं ये करता हूँ तो नीचे पूछता है वॉल्यूम निकालने के लिए, कई बार ये होती है ना। हाँ। तो अब दूसरी बात क्या, अगर वॉल्यूम निकालना हो, इस रूम का वॉल्यूम कई बार पूछा जाता है, वॉल्यूम निकालना हो। HVAC में वॉल्यूम तो मैटर करता है। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ही होता है, तभी हाँ। CFM होता है। एरिया में हाइट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई क्यों करना है, तो ये भी इसी से निकलता है। वॉल्यूम सेलेक्ट करो, हाइट सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, एंटर कर दो, वॉल्यूम निकल गया। ओके सर। अच्छा, ऑटोकैड में ही, हाँ ऑटोकैड में ही 3D होना चाहिए, बट वो अच्छा, 3D होना है, होगा तब होगा। 2D में नहीं। 2D में वॉल्यूम नहीं निकलता है, हमेशा 3D में। वो अलग बात है, गलत सलत करके निकाल दो, दिखा दो कि ये रहा वॉल्यूम, तो वो गलत है, वो तरीका सही नहीं है, राइट भी नहीं है। तो इसलिए वॉल्यूम हमेशा 3D में निकलता है, इसलिए तभी उसे 3D कहा गया। चलो ये भी बातें क्लियर हुई। अब प्लिंथ एरिया कारपेट एरिया में कोई डिफरेंस है, कोई कंफ्यूजन? चलो ठीक है। कहते हैं कि फाउंडेशन जब डलती है तो क्या क्या बातों का ध्यान रखा जाता है? सबसे पहले तो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी देखना पड़ेगा कि हार्ड स्ट्राटा है या नहीं। उसके बाद ये देखेंगे कि हमारे स्ट्रक्चर जो है कि हाइट कैसी है और लोड कैसा आ रहा है, उस हिसाब से उसका डेप्थ कैलकुलेट करते हैं अपन। उसकी फाउंडेशन स्टैंडर्ड फाउंडेशन की, अभी यहाँ पे फाउंडेशन डली है बगल बगल में, यहाँ पे कितनी होती है? एक आदमी आराम से सो जाएगा उसमें? हाँ सो जाएगा सर। स्पेस में भी मैटर करता है। जैसे अब हमारे ये जो हम पर्टिकुलर इसकी बात करें तो सर जब बगल में बिल्डिंग बनी, ये ज्यादा होल कर नहीं सकते, तो सर वो मतलब यहाँ पे तो सर इसने जितने भी गड्ढे करे ना, उसमें एक आदमी आराम से सो 5 फीट आ जाएगा ना सर, आराम से आ जाता है। 1x1 होता ही होता है। हाँ सर, 1x1 होता ही होता है। यस चाहे कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर बने, चाहे कितना छोटा भी स्ट्रक्चर बने, ये 1x1 की तो बीम देते ही, मतलब कि फाउंडेशन देते ही देते हैं। उसमें नो कॉम्प्रोमाइज, कोई कॉम्प्रोमाइज का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब इसके बिहाफ पे अगर मैं बात करूं तो एक छोटा सा प्लान हम लोगों ने, मैंने अपने उसमें ग्रुप में भी डाला हुआ है ये प्लान। सबसे ऊपर सिविल का है, मैकेनिकल का नहीं है, सिविल। अब ये देखो, ये वाला ये है बेसिकली रियल में रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाउंडेशन, यानी कि सेक्शन व्यू। तो ध्यान से देखो, है ना इसमें। इस वाले लेवल को हम माइनस में कैलकुलेट करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। इसको माइनस में इंडिकेट करते हैं। एक प्लान और होगा इसमें, मेरे ख्याल से PDF में होना चाहिए, उसमें माइनस में ही वैल्यू लिखी पड़ी है। ये देखो, ये बेसिकली वो स्ट्रक्चर जो बनते हैं बड़े बड़े, जो तुमने देखा होगा, वो जिसपे ट्रेनें चलती है वगैरह वगैरह, ये वो वाले स्ट्रक्चर। इन सब की मैंने ड्राइंग दे रखी है। कोई बनाना चाहेगा तो एक अलग चीज है, कोई बनाएगा नहीं तो मैं कह नहीं सकता, देता हूँ मैं इसलिए सब ड्राइंग। ये देखो, ये देखो। अब इसमें बड़ी अच्छी कैलकुलेशन है। देखो उसने क्या लिख रखा है, सीधा 7 पैनल्स 60 एट दी, इसमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज है। 420 की लेंथ दे दी है, @ 60 एंगल है और डिस्टेंस के साथ है। तो अब ये कोई कैलकुलेट करे और इसको जब बनाएगा तो उसमें बहुत सारी, यहाँ पर ये लोग सोचेंगे खाली बीम खड़ी है, एक्चुअल में ये एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है, फिर एक ट्रायंगल ऐसे खड़ा है और बीच में जो है ये गैप बना पड़ा है, तब जाके ये बना है। आसान नहीं है ड्राइंग, लोग बनाते ही नहीं है, इन सबको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और यही है बेसिकली सिविल का जो काम करता है वो, ये टंकी होगी, वाटर टैंक हो गया, और वाटर टैंक को भी लोग नहीं बना पाते। अगर उनको डायमेंशन दे दे तो वाटर टैंक में क्या क्या चीजें होती है पता ही नहीं अभी तक। ऑटोकैड पे ड्राइंग बना सकते हैं ना, तो वाटर टैंक का सेक्शन व्यू बनाना होता है, कैसे बनाएंगे पता ही नहीं है लोगों को। आउटलेट, RCC, स्लैब कुछ बताया ही नहीं है, इनलेट आउटलेट कुछ बनाएंगे ही नहीं, सिर्फ एक डब्बा बना के उसका प्लान जो वो रखना, प्लान के बना के फिर सेक्शन काटने पड़ेगा, तब सेक्शन व्यू बनेगा ना। एलिवेशन भी ऐसे। ये देखो, इससे बनेगा, ये टॉप बनेगा तब जाके ये बनेगा। तो लोग बनाते ही नहीं है, लोग कहते हैं अरे हमने 10 प्लान बना लिया, ऑटोकैड हो गया।
नहीं सर, ठीक है। ये बहुत ही मतलब कि आखिर मैं क्यों ड्राइंग ये सर prefer ये करता हूं? वापस हम ऑटोकैड बनाना चालू करेंगे सर ये वाला। ठीक है। अब प्रोस्पेक्टिव व्यू, बहुत लोगों को प्रोस्पेक्टिव व्यू नहीं पता होगा। मैं एक कमांड बताऊंगा, चेंज कमांड। हम लोग जो नए बैचेस चल रहे हैं उनमें चलेगा ही चलेगा। मैं सिविल वालों को भी, मैकेनिकल वालों को भी, इलेक्ट्रिकल वालों को भी मैं कमांड सबको सेम पढ़ाता हूँ। रीजन बीइंग, कोई जरूरी नहीं है कि मैं इलेक्ट्रिकल का बंदा हो या मैकेनिकल का बंदा हो या सिविल का बंदा हो तो कभी ड्राइंग तुमसे सिविल वाले को मैकेनिकल की नहीं टकराएगी या मैकेनिकल वाले को इलेक्ट्रिकल की नहीं टकराएगी। कभी भी कंपनी में कैसा भी काम आ जाता है, कंपनी वाला सीधा बोलता है यार एक ही तो ड्राइंग है, बना देना मेरे भाई, कौन सी आफत आ रही है। अब तुम ये कहोगे कि नहीं सर मैं तो सिविल का हूँ, मैं मैकेनिकल की ड्राइंग क्यों बनाऊं, मैं इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग क्यों बनाऊं। तुमसे कोई टेक्निकल नहीं पूछ रहा, तुमसे सिर्फ बोला ड्राइंग बनाने के लिए, तो ड्राइंग तो बना ही सकते हो। तो इसीलिए पता होना कमांड बहुत जरूरी है। ये देखो, ये एट्रीब्यूट टेबल है, ये बनाई जाती है। हम लोग, मैं अपने बहुत जितने भी अभी नए स्टूडेंट चल रहे हैं ये लोग एट्रीब्यूट पढ़ेंगे। तो सर एक बार एट्रीब्यूट सर पढ़ाएंगे तब बता दीजिए, जैसे हम ले लेंगे सर। एट्रीब्यूट में मुझे प्रॉब्लम है एट्रीब्यूट से टेबल बनती है, चीजें बनती है, पूरा टेबल बनाया जाता है। ये ब्लॉक्स है, ये ब्लॉक्स के भी आप पे ड्राइंग्स बनेंगे। ब्लॉक लेआउट, हाँ ब्लॉक लेआउट। ये घड़ी बनाने बोल दूंगा तो लोगों को 7-8 घंटे लग जाएंगे, लेकिन घड़ी नहीं बनानी। हाँ थोड़ी सी है मतलब कि हाँ है तो है। पर्सपेक्टिव व्यू, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू है। ये किचन का ओवरव्यू है, जब एक साइड से देख रहे हैं और एक पॉइंट पे सारे पॉइंट मिल रहे हैं। ये सारी ऑटोकैड पे बनी है, ये सब ऑटोकैड पे, कंप्लीट ऑटोकैड है ये सब ऑटोकैड की बनी हुई है। एक इसमें प्रोजेक्ट टाइप दिया हुआ, ये देखो, ये रहा माइनस वाला जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। ये देखो माइनस में है वैल्यूज, हाँ सर। ऊपर प्लस में जाएंगी, जैसे फाउंडेशन जाता है माइनस में वैल्यू। ये हो गया 0 लेवल, नीचे है फाउंडेशन, तो 60 और 70। अच्छा, और हैचिंग इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस टाइप का क्या कंक्रीट है रियल में लोगों को नहीं पता, कोई कुछ भी हैचिंग लगा देते हैं। सर वो पत्थर वाली हमको दिखानी पड़ती है उसी साइड में कि पता लग जाए कि ये अंदर है जो। अंदर है बिल्कुल, वो देखो स्टोन दिख रहा है। सर, वो कंक्रीट है stone तो कंक्रीट है, रेता है तो रेता है, बालू है तो बालू है, ब्रिक है तो ब्रिक है। इन सब की हैचिंग होती है प्रॉपर, अलग अलग हैचिंग होती है। बहुत सारी कंपनियों आर्किटेक्चर के अंदर काम कर रहे हैं, यही तो सीखने को मिलता है कि भाई तूने हैचिंग कैसे लगाई। हाँ, कंपनियों में ऐसी वो पकड़ते हैं कि क्या कर रखा है। ड्राइंग को रिजेक्ट कर देते हैं, प्रोजेक्ट कैंसिल कर देते हैं ड्राइंग के बिहाफ पे। भाई तुमको ड्राइंग का नॉलेज ही नहीं है, कौन किससे बनवाए ड्राइंग, इस ड्राइंग पे ऐसे अप्रूव करेंगे हम ड्राइंग को, मना कर देते हैं सीधा। मैकेनिकल वाले अगर पकड़ ले कि भाई थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या है, तुम्हें पता ही नहीं, टॉप को कहीं रख दिया, फ्रंट को कहीं रख दिया, साइड को कहीं रख दिया, ऐसे नहीं चलता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन वही तो जिसको फ्रंट व्यू दिखता है, और जैसे फ्रंट वाला उसमें अपोजिट हो जाता है। अपोजिट। ये देखो, ये प्रॉपर वाटर टैंक की है, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो ड्राइंग बनती है उसके लिए, जब बारिश के पानी को इकट्ठा करके कैसे रखा जाता है, किस तरीके का टैंक है, ये उसकी ड्राइंग है। हाँ ये ब्लॉक्स जो सोलर प्लान। तो कहने का मतलब ये है कि काम कर रहे हो ना तो तरीके से करो, टेक्निकल तरीके से करो, तो मजा तभी आता है, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। करके नहीं सर। हाँ, और दूसरी चीज और देख लो, एक चीज और, रैबिट भी खोल रखा है। रैबिट में चीजें हम लोग जब यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारे टैब आते हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा तो आपको पता होगा, देखो आर्किटेक्चर सबने पढ़ा होगा, है ना? पढ़ा है ना? ठीक है। कर्टेन वॉल और तो बहुत सारी टाइप की वॉल्स होती है, एक एक करके मैं पूछूंगा, देखते हैं कौन क्या क्या अप्लाई करता है। कर्टन वॉल है, कर्टन वॉल एक्सटीरियर ग्लेजिंग है, कर्टन वॉल ये स्टोर फ्रंट है। कर्टन वॉल और कर्टन वॉल स्टोर फ्रंट में क्या डिफरेंस है? कर्टेन वॉल स्टोर फ्रंट में डिफरेंस ये है सर, कर्टेन वॉल जब हम लगाते हैं तो पूरा ऐसे करके आएगा, और जब कर्टेन वॉल स्टोर फ्रंट लगाते हैं तो उसको सेगमेंट में को आएगा। उस सेगमेंट को क्या बोलते हैं? पैनल क्या सकते हैं? अच्छा, पैनल उसमें मूल्यांश लगे रहते हैं। हाँ, मूल्यांश लगे रहते हैं। क्या मूल्यांश को हम चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं हम, अलग स्क्वायर भी कर सकते हैं और सर्कुलर भी कर सकते हैं। तो फिर कर्टन वॉल एक्सटीरियर फिर क्या हो गया, ग्लेजिंग क्या होगा? ग्लेजिंग सर इस तरीके से आएगा उसमें।
सर नहीं, ग्लेजिंग और सर कर्टन वॉल में अंतर है। कर्टन वॉल सिर्फ ग्लास है, हमने सिर्फ ग्लास लगाया हुआ है, और ग्लेजिंग में सर ऐसा है कि हम उसको कितने सेक्शनों में बांट रहे हैं। हाँ अब मेरी बात ध्यान सुनो, ऐसे नहीं बोलो, ऐसे मत बोलो ना, मुलियंस के भी। कर्टन वॉल का मतलब होता है कि सर मैंने शीशा खड़ा कर दिया। कर्टन वॉल ग्लेजिंग का मतलब है सर कि अब मैं उसमें कितने पार्टीशन चाहता हूँ। और इन स्टोर फ्रंट का मतलब है ऑलरेडी मुलियंस लगे होंगे सर, यानी ऑलरेडी पार्टीशन हुए होंगे। बस समझ में आ गया, ये बोलना। दूसरी बात, एक और बात दिमाग में क्वेश्चन आया था अभी। हाँ, why we use curtain grid? If question सुनना, if we use curtain wall, then we need curtain grid? Yes या no? यस सर। If we use curtain glazing wall, then we also need curtain grid. यस सर। But when we use in front wall, then we don't need the curtain grid. यस है ना? पॉइंट बी नोट। सर मुलियन की भी फिर उसमें जो स्टाइल फोल्ड है उसमें तो मुलियन की भी हमें जरूरत नहीं है। हाँ, एक और बात, एक स्ट्रक्चर होता है और एक स्टील होता है, ठीक है, और एक होता है प्रीकास्ट। प्रीकास्ट यूज किया आप लोगों ने किसी ने? नहीं सर। दैट इज कॉल्ड माउंटिंग पार्ट्स। जब तक स्ट्रक्चर और स्टील और आर्किटेक्चर तीनों नहीं मिल जाते तब तक यू डोंट अप्लाई प्रीकास्ट। क्योंकि प्रीकास्ट वो होता है, मान लो सपोज कर लो स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया और या कंक्रीट हो चाहे स्टील वाला हो, उसके बाद जो बीम कॉलम जब लगते हैं ना, और उस पर अगर कंक्रीट वर्क है तो उसमें जो कंक्रीट में जो नट बोल्ट जो टाइट होते हैं वो दैट इज कॉल्ड प्रीकास्ट। उसी को रेनफोर्समेंट बोलते हैं। इसमें नहीं है सर, ये 2019 में। नहीं होगा, प्रीकास्ट होगा, श्योर है। सर पुराने वर्जन में भी है प्रीकास्ट। जो ऊपर वो लगाते हैं जब पिलर के लिए होता है, वो उसमें फट्टे वो लगाते हैं। अरे नहीं, वो फट्टे वाला काम तो निकाल दिया जाता है। एक्चुअल में जब बीम कॉलम खड़े हो जाते हैं और अगर मैंने गलती से आयरन भी वर्क, जैसे फॉर एग्जांपल तुम समझो कि कई फैक्ट्री की सेट बनती है, ठीक है ना, तो सेट जो बनती है प्रॉपर कंप्लीट आयरन स्टील बनती है। लेकिन कुछ लोग जो सेट बनवाते हैं ना, वो क्या करते हैं कि नॉर्मल सी बात है, आयरन को मैं खड़ा किसके ऊपर हैंग करूंगा, तो बगल में जो कंक्रीट बिल्डिंग खड़ी करवाई है मैनेजमेंट ने, क्योंकि फैक्ट्री जो बनती है वो ऑलरेडी सेट पे बनती है जहां पर लेबर काम करती है, दैट इज कॉल्ड फ्लोर एरिया उसको कहा जाता है। और जो मैनेजमेंट जहाँ बैठता है वो कंक्रीट बिल्डिंग होती है। तो कंक्रीट बिल्डिंग को सेट से कनेक्ट करना होता है, तो वो जब कंक्रीट को लोहे पे जब टिकाया जाता है तो जो नट बोल्ट टाइप की जाती है, दैट इज कॉल्ड रेनफोर्स अलाइनमेंट, दैट इज कॉल्ड प्रीकास्ट। सर वो जो रेलवे में ज्यादातर ये चीजें यूज की जाती है। हमने देखा होगा रेलवे ब्रिज जितने बनते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर पे ही बनाए जाते हैं। हाँ सर। डायरेक्ट लोहा नहीं लगाया जाता है इन लोगों। तो कंक्रीट स्ट्रक्चर को जब लोहे से कनेक्ट करते हैं, उन दोनों में जब नट बोल्ट लगाए जाते हैं, कनेक्शन जो उसको कनेक्शंस बोलते हो, तो वो रेनफोर्स या तुम्हारा इसमें प्रीकास्ट में अप्लाई सिस्टम में। तो बाकी हम लोग देख ही रहे हैं, इंसर्ट पता ही हमें। अच्छा, एक और मासिंग एंड साइड्स क्या होती है? मासिंग एंड साइड्स की है सर। नहीं पढ़ा बहुत सर। मासिंग एंड साइड से आप लोग टोपोग्राफी वगैरह वो कर सकते हैं। हाँ ठीक है, टोपोग्राफी और सर प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं, वो कहीं भी लगा सकते हैं। आगे और सर कंटूर्स का वो कर सकते हैं। एग्री। और सर रोड वगैरह अगर डिजाइन करें, एग्जैक्टली, पॉइंट भी नोटेड। रोड के लिए और या सर्विस लाइन बनाने के लिए सबसे ज्यादा इसका यूज किया था, मासिंग एंड साइड्स, ठीक है ना। मासिंग साइड वो भी एग्री, क्योंकि पेड़ पौधे लगाने के लिए मासिंग साइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लस गार्डन एरिया बना दिया, गार्डन एरिया में किस एरिया में घास रहेगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, तुम रैबिट में जब रेंडर करते हो तो एक्चुअल में घास दिखना चाहिए, दैट इज कॉल्ड फर। मैथ्स में उसे फर बोलते हैं, स्केचअप में भी उसे फर कहा जाता है, ठीक है ना। तो फर का मतलब होता है कि जब तुमने कोई कालीन बिछा भी दी है ना, उस कालीन में भी अगर उसके घासे उभरे हुए तो दिखने चाहिए, राइट। तो दैट इज कॉल्ड फर। उस कमांड को हम फर बोलते हैं। मैक्स में भी, स्केचअप में भी, वीरे में ऑप्शन आता है फर का, वो फर यूज किया जाता है। तो वहां पर ये हमारा मासिंग साइड इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने इसलिए बोलो। और सर मासिंग में वो करते हैं ना सर, पहले से जो हो रहता है पार्किंग एरिया भी, हाँ एक और पॉइंट उठा था, पार्किंग एरिया भी इसी के अंदर आता है। हाँ। और सर ऐसे कुछ बिल्डिंग्स होती है ना जिसको अपन उससे बनाते हैं, शेप मासिंग से बनाते हैं सर। समझा नहीं, दोबारा बोलो। मासिंग मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो?
फैमिली क्रिएशन जिसके अंदर नहीं। एक्सट्रूड करते हैं। नहीं सर, उसमें बिल्डिंग का वो रहता है पहले से, जैसे सर प्री मॉडल जैसा रहता है, पहले से प्री डिफाइंड होता है सारी चीजें। सर जैसे मतलब हमने वही- just example- वही पढ़ा है। जैसे हमें ये बिल्डिंग बनानी है सर, एक हम्म। मास ले लेंगे, हम्म। हम उसको फ्लोर बता देंगे, फ्लोर हाइट कितनी है, हम्म। और फिर सर उसमें फ्लोर ले लेंगे, हम्म। फ्लोर बन जाएगा, फिर उस जो मास है उसको डिलीट कर देंगे, और सर उसके ऊपर से तरफ से वो बना सकते हैं, मतलब जो हम ये कर्टन वॉल और इसका यूज कर रहे थे ना सर, वो बना सकते हैं। वो भी हमको सर एक ही बार हमने किया है, वो एक ही हमने बार किया किया है नहीं सर, है, ज़्यादा नहीं किया। इसको ज्यादा नहीं किया है सर। मासिंग से ऐसे कुछ डिजाइन होती है ना सर, अलग टाइप की, वो डिजाइन बना सकते हैं बिल्डिंग। हिल्स एरिया पे काम करने के लिए मासिंग साइट का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। यस सर। हिल्स एरिया पे, हिल्स एरिया में नॉर्मल सी बात है क्योंकि तुम्हें प्लेनर सरफेस नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा सर। स्केचअप में इसको बोलते हैं हम मैसिंग टूल। यस सर। स्केचअप में इसको बोलते हैं मैसिंग टूल, जहाँ पर हम हिल्स एरिया पे काम करते हैं। तो हिल्स एरिया में जब काम करते हैं ना, तो फिर वहाँ पर बहुत ज़रूरत होती है हमें मैसिंग सरफेस वाले टूल की एरिया, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, वहाँ पर सरफेस उबड़ खाबड़ होता है, उबड़ खाबड़ प्लेन नहीं होता है। प्लेन सरफेस मिल जाए तो फिर तो हिल्स स्टेशन का नाम ही खत्म हो जाए, ठीक है ना। लेकिन बहुत लोग हैं जो हिल्स स्टेशन पे अपने लिए विला वगैरह वगैरह जो तुमने देखते होगे सब हाँ सर, बनवाते वो हैं, ऐसे बहुत कर करके बनाते बनाते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा यूज होता है वो मासिंग साइट का ही काम। हैं। यस सर। पूरी कहानी रामायण खत्म हो गई, बस मासिंग साइट, यही तो मासिंग साइट की बात। मासिंग साइट वो होता है जहाँ पर हम लोग पार्किंग हो गया, रोड हो गया, प्लस मान लो गार्डन का काम कर रहे हो, तो बिल्डिंग बीच में है, चारों तरफ गार्डन, इधर गार्डन, इधर गार्डन, किस टाइप को गार्डन रखना है, किस टाइप को रोड रखना है, तो वहाँ पर हिल्स एरिया हो गए, वहाँ पर घर बनाया है, रहने के लिए बनाया है, जस्ट लुक लाइक वो विला टाइप बोलो, कुछ भी बनाया, बट वहाँ कोई रहता नहीं है, बस जस्ट फैमिली ओकेशन के लिए या किसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो उस टाइप के घर को अर्थिंग वर्क जो रहता है ना, मतलब एक्सकवेशन या ये चीजें बतानी हो तो मासिंग का मासिंग एंड साइट्स का सबसे ज़्यादा यूज़ ये होती है, वो रैबिट में मिलता है, मैक्स और स्केचअप में नहीं है मासिंग साइट, ठीक है। और कुछ पूछना? ठीक है आज के लिए। है।